Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss 20 most important questions of chapter 3 coordinate geometry class 9. फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मतलब नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है। जो ये वीडियो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को जरूर चेक करें क्योंकि आपके एग्जाम में उनसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार रीड कीजिए। देखिए ये वाले क्वेश्चन आप प्लीज तभी करें जब आपने चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है और आपको चैप्टर आता है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर नहीं किया और डायरेक्टली 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने आ रहे हो तो आपकी अप्रोच गलत है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P a+4, 2a-1 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ a इज। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, वो क्या कह रहे हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट आर इक्वल। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या हैं, इक्वल है। मतलब a+4 इज इक्वल टू 2a-1। ये एमसीक्यू करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, एमसीक्यूज भी कराऊंगा, असर्शन, रीजनिंग, केस बेस्ड, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो भाई रुके रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए देखिए, इधर क्या कर रहा हूं मैं, इस a को उधर लेकर जा रहा हूं। ठीक है, और 1 को इधर लेकर आ रहा हूं। तो जो आप a को उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में है, इधर जाकर हो जाएगा माइनस। ठीक है, 1 यहां पर माइनस में है, इधर आकर हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। इसको देखो, यहां पर 2a है और यहां पर 1a है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a आ जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने बोला है कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एब्सिसा वाले और ऑर्डिनेट वाले। तो आपको पता होना चाहिए एब्सिसा का मतलब है x की वैल्यू, ऑर्डिनेट का मतलब है y की वैल्यू। ठीक है, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार रीड कीजिए। देखिए ये आपको हो सकता है लैंग्वेज में ऐसे परेशान करे, चैप्टर तो बहुत ईजी है, आपको ही पता है, बट इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप क्वेश्चन एक बार पढ़िए, शायद हो सकता है आपका दिमाग घूम जाए। If the perpendicular distance of a point P from x-axis is 5 units, तो पहले आप रफली एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। वो क्या बोल रहे हैं कि कोई एक पॉइंट है, इफ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द x-axis इज 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये होती है आपकी x-axis, ये पॉजिटिव x-axis, ये नेगेटिव y-axis, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, और बीच में आपकी ओरिजिन। जब आप ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जाते हैं आपको पता ही होना चाहिए कि पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। इधर जब आप आएंगे तो आपको सारी मिलेगी नेगेटिव वैल्यूज, 1 2 3 6, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, and the foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis। मतलब उसका जो फुट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, यहां कहीं है। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, वो आपसे क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए जरा। The perpendicular distance of a point P from x-axis is 5 units। तो x-axis से 5 यूनिट्स पर है, मतलब यहां कहीं। और परपेंडिकुलर का जो फुट है वो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब जरा क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़िए। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऐसे, ऑफ पॉइंट P, मान लीजिए ये है पॉइंट P। ठीक है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, इज 5 यूनिट्स। तो मैंने देखिए कितना लिया है, 5 यूनिट्स लिया है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कितना लिया है, 5 यूनिट्स। ठीक है, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन द पॉइंट लाइज, पॉइंट कहां लाई करेगा जरा देखिए। वो कह रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5। अरे भैया इधर कहां 5 है, 5 तो ऊपर की तरफ है,
ये निकालना, ये तो पता ही ना, देखो फुट तो कहीं भी हो सकता है, यहां से यहां तक कहीं भी चले जाइए, यहां से यहां तक आप कहीं भी चले जाइए, ये जो फुट है ये तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, तो आप यहां तो कुछ कह ही नहीं सकते कि कहां पर होंगे जब तक वो लिख कर नहीं देंगे। तो यहां पर ये वाला x की वैल्यू बेटा डिसाइडेड नहीं है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, डिसाइडेड है। कितनी, 5। जरा देखिए y कोऑर्डिनेट 5 ओनली, एक चीज डिसाइडेड है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो 5 ही होगा, x की वैल्यू कहीं भी हो सकती है नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा लैंग्वेज वो आपको परेशान करेंगे, आई होप के समझ में आ गया होगा जिन बच्चों ने ये चैप्टर कर रखा है उनको। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क दिस क्वेश्चन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है मैंने, एक बार रीड करते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने आपके लिए ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया है सो दैट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। वो बोल रहे हैं इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point P from the x axis is 5 units। ठीक है, तो x axis से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 यूनिट्स है। कितनी है, 5 यूनिट्स। तो x एक्सिस से अगर मैं 5 यूनिट्स देखूं तो ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी 5 यूनिट्स है, ये भी 5 यूनिट्स है। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज 5 यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। परपेंडिकुलर बेटा ऐसे भी हो सकता है और नीचे भी तो हो सकता है। अच्छा, सिर्फ उन्होंने नेगेटिव डायरेक्शन बोली है बेटा, x की कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है। इज दैट क्लियर? मतलब x की वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ y की वैल्यू गिवन है। अगर आप ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो y की वैल्यू +5 आएगी। अगर आप नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो y की वैल्यू -5 आएगी। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन डी y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 5 और -5, क्योंकि x की वैल्यू तो यहां पर हमें पता ही नहीं है, सिर्फ एक ही चीज पता है एंड दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी परेशान कर सकती है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और उसको आंसर बताना होगा। जल्दबाजी में आंसर देने की जरूरत नहीं है, चैप्टर को लाइटली लेने की भी जरूरत नहीं है। प्लीज नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक फिल इन दी ब्लैंक। क्या बोल रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट लाइज इन बिटवीन पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस एंड डैश ऑफ x एक्सिस। क्या मतलब है इसका? सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए जरा, आपको पता होना चाहिए ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होती है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये क्या है आपकी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस होता है एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो यहां पर आएगा आपका नेगेटिव। समझ में आ गई बात या नहीं? तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसमें आपसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कराया जाए। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं इफ b इज लेस देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0 देन b, a लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। बोल रहे चेक वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो देखते हैं जरा, पहले जरा समझिए यहां पर क्या दिया हुआ है, x इज लेस देन 0, इसका मतलब जो b की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव। फिर वो बोल रहे हैं a इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो a है उसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। अब जरा इस कोऑर्डिनेट को सही से देखिए, यहां पे दिया हो b, a, मतलब b की वैल्यू है यहां पर नेगेटिव और a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। आइए जरा क्वाड्रेंट में देखते हैं।
क्वाड्रेंट में देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर आप इधर जाएंगे तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, इधर जाएंगे तो सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, अब जरा देखिए कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव है। तो x की वैल्यू नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में हो सकती है और इस क्वाड्रेंट में हो सकती है। y की वैल्यू देखिए भाई, कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, x, y की फॉर्म में लिखे जाते हैं ना। जो पहले लिखा हुआ होता है वो x की वैल्यू, जो बाद में लिखा हुआ होता है वो y की वैल्यू। तो y की वैल्यू पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, तो इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू होती है नेगेटिव और y की वैल्यू होती है पॉजिटिव। क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट है? बिल्कुल नहीं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज आपको चेक करना होता है। तो इसका मतलब यह है कि वो तो क्या करे, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स, बिकॉज दिस कोऑर्डिनेट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, नॉट इन फोर्थ। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। प्लीज नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, एक बार रीड कीजिए। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट दिस 3,5 ओवर द एक्स एक्सिस। ऐसे वर्ड आपको परेशान कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो द रूल, सॉल्यूशन देखिए, द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन of a point over x axis is, क्या होगा? देखो, अगर x, y है तो ये क्या बन जाता है? x, -y। कैसे? जरा देखिए, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अगर कोई भी ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है तो इसके नीचे देखो, इसकी रिफ्लेक्शन कहां बनेगी? इसकी रिफ्लेक्शन नीचे बनेगी। तो देखो यहां पर x की वैल्यू तो रहने वाली है सेम, क्या बदल जाएगा? y की वैल्यू, क्योंकि ऊपर तो है y की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे क्या हो जाएगी? y की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो अगर पॉइंट आपको दिया हुआ है 3,5, सो द रिफ्लेक्शन of the point P 3,5 over x-axis, over the x-axis is कितना? 3,-5। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 1, 1, 2, 2 मार्क्स के, बहुत इजी से होते हैं। बस आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा परेशान करेंगे, बिकॉज उन्हें भी पता है कि चैप्टर इजी है, सिर्फ लैंग्वेज में ही उनको आपको चेक करना है कि आपको चैप्टर आता है या नहीं आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्लीज नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहे हैं, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। ठीक है, पॉइंट्स आपको ये दिए हुए हैं 1,3 -1,1, बी के ये दिए हुए 3 के। मैंने आपके लिए ऑलरेडी ग्राफ बना लिए सो दैट आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। प्लॉट अब हम करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट के लिए, ए के लिए मैंने ये बनाया है ग्राफ। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर पॉइंट्स मैं आपको पहले एक बार बता दूं, ऐसे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में लाया करते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, और ऐसे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में लाइन ना करें। देखो ये वाला पॉइंट रह गया ना, अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये वाला रह जाएगा, ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये रह जाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स को हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, आइए प्लॉट करते हैं। पहला देखिए, वो कह रहे हैं 1,3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो पहला कोऑर्डिनेट ये रहा। ठीक है, -1, -1, तो -1, -1 यहां कहीं लाया करेगा। x की वैल्यू भी -1, y की वैल्यू भी -1, और ये वाला पॉइंट -2, -3, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3, तो ये है आपका 1,3, ये है आपका -1, -1, ये है आपका -2,
तो ये है आपकी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी। क्या ये एक कोलिनियर पॉइंट्स बना रहे हैं? नहीं। तो ये क्या है? नॉन कोलिनियर। ये क्या है? नॉन कोलिनियर, ठीक है। इस पर आते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए जरा, 1,1, तो x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, तो ये रहा कोऑर्डिनेट। फिर वो बोल रहे हैं 2,-3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, तो 2,-3। ये देखिए -1,-3, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, ये रहा -1,-2। ये क्या आपका 1,1। तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो भाई साहब ये ट्राइंगल बन रहा है। तो ये भी क्या है? नॉन कोलिनियर, ठीक है। इधर आ जाइए, c की वैल्यू, पहला कोऑर्डिनेट है 0,0, तो 0,0 तो आपको पता ही है ओरिजिन पे लाई करता है। सेकंड कोऑर्डिनेट है 2,2, x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2, तो ये यहां कहीं लाई करेंगे। थर्ड देखिए 5,5, तो x की वैल्यू भी 5, y की वैल्यू भी 5, तो यहां कहीं लाई करेंगे। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। अब आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पे, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स ऑफ A एंड B आर नॉन कोलिनियर, वेयर एज पॉइंट्स ऑफ C आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोलिनियर वर्ड आ गया, ऐसे वर्ड में वो आपको फंसाएंगे, ठीक है। तो जब आपको ऐसे रिफ्लेक्शन का मतलब, कोलिनियर का मतलब नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये नोट कीजिए। आइए बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई सॉरी, ये क्या है आपका? कोलिनियर है, बाय मिस्टेक मैंने नॉन कोलिनियर। ये तो स्ट्रेट लाइन में लाया कर रहे हैं ना, अभी तो समझाया था। 3 पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन में लाया करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये नॉन कोलिनियर और ये क्या है आपका? कोलिनियर है। नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। रीड कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट अभी आपको समझ में आ जाएगा। रेणुका वॉन्ट्स टू फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट्स A, B, C एंड D। तो पहले आप इनको क्या कीजिए? प्लॉट कीजिए। ग्राफ मैंने आपके लिए बनाया हुआ है क्योंकि ग्राफ बनाने में टाइम लगता है, तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। तो पहले A पॉइंट की बात करते हैं, विच इज -4,4। तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू +4। तो ये हो गया आपका A कोऑर्डिनेट विच इज -4,4, ठीक है। B कोऑर्डिनेट की बात करते हैं 3,4। तो ये क्या है? 3,4 यहां पर। तो ये हो गया पॉइंट B विच इज 3,4। C देखिए जरा, C है 7,-5। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -5, यहां कहीं लाया करेगा -5, ये यहां कहीं। तो ये है आपका C कोऑर्डिनेट विच इज 7,-5। D कोऑर्डिनेट देखिए, वो बोल रहे हैं -7,-5। तो x की वैल्यू -5, y की वैल्यू x की वैल्यू -7, y की वैल्यू -5, ये रहा, ठीक है। सो दिस इज योर पॉइंट D विच इज -5,-5। अच्छा, ये आप करेंगे ग्राफ पेपर पे, रफली नहीं करना है आपको जैसे मैं कर रहा हूं। मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। अब आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, इसको। ये 5 से होकर जाएगी एक्चुअली, ठीक है, यहां से। ऐसे तो आप देख सकते हो x की वैल्यू, सॉरी यहां पर देखिए जरा, y की वैल्यू सेम है, यहां पर भी y की वैल्यू सेम है। तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई? पैरेलल। और ये तो आप क्लियरली देख ही सकते हैं कैसी हैं? नॉन पैरेलल। इसका मतलब यह है कि जो फिगर बनी है वो है एक ट्रेपीजियम। द फिगर फॉर्म्ड इज अ ट्रेपीजियम। और वो आपसे क्या कह रहे हैं? टू फाइंड द एरिया। हमें क्या करना है? ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना है।
तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ ए बी सी डी। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, या फिर हम यूं कह दें कि ए प्लस बी इंटू एच। बचपन पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जो फिगर बन के आएगी वो समझ में नहीं आएगा कि कैसे निकाले। ठीक है, वो है एक ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का एरिया बहुत कम यूज होता है, इसलिए बच्चों को याद भी कम रहता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले ए एंड बी की बात कर लेते हैं। यहां पर हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी, हमें फाइंड आउट करना है, देखो एक तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ये, और डीसी या फिर सीडी, और हमें फाइंड आउट करनी है इसकी हाइट। हाइट जरा देखना कैसे निकलेगी, ध्यान देना जरा। यहां से यहां तक जो हाइट है वो कितनी है 4, और यहां से यहां तक की जो इसकी हाइट है वो है -5। ठीक है, तो 4 और 5, भाई देखो हाइट तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, ये माइनस तो सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि ये ओरिजिन से नीचे बने हुए हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक है 5, तो 5 प्लस 4 कितना आ गया, 5 प्लस 4 9। तो यहां से हाइट जो है वो आ गई 4 प्लस 5 9 यूनिट्स। यहां पर जरा देखिए ए बी कितना, ए बी ध्यान देना जरा, ये है 3 और ये है 4, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। यहां देखो जरा, यहां से यहां तक कितना है, x की वैल्यू पे यहां से यहां तक देखो जरा, ये कितना है -7, तो ये तो हो गया 7, और इधर भी कितना है 7, 7 प्लस 7 कितना हो गया 14। तो ये साइड निकालना भी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, टोटल लेंथ कैसे निकलेगी भाई, यहां से यहां तक देखो 7, यहां से यहां तक देखो 7, 7 प्लस 7 कितनी हो गई 14। इसको जीरो मत कर देना कि ये प्लस और ये माइनस, क्या ये लेंथ जीरो है, जीरो नहीं है बेटा, माइनस सिर्फ ये दिखा रहा है कि जीरो से आप इस तरफ है ओरिजिन से। तो यहां पर एक ही जगह पर ए क्या है, यहां पर ए बी, बी क्या है यहां पर सी डी, सी डी या फिर डीसी जो भी आप बोलना चाहें, और हाइट मान लो यहां पर एम दे देते हैं, हाइट मान लीजिए ए एम, हाइट क्या है ए एम। ठीक है, अब जरा देखिए हाफ ए बी कितना, ए बी अभी निकालना हमने कितना 7, डीसी देखिए जरा, डीसी कितना निकाला हमने 14 इंटू हाइट कितनी आई है 9। ठीक है, अब जरा इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 21 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2, ऐड करोगे 9 18 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 9 और 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये है एरिया ऑफ दी, सो यहां पे चाहो तो लिख भी देना, सो एरिया ऑफ द फिगर ए बी सी डी इज कितना 94.5 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है, आई होप कि अच्छे से वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये नोट कीजिए। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are 8 and 4 units respectively. One vertex is at the origin and the longer side lies on the y-axis and one of the vertices lie in the second quadrant. ठीक है, तो आपको ऐसा रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ 8 यूनिट्स हो, ब्रेथ 4 यूनिट्स हो। ठीक है, और एक वर्टेक्स लाई करेगा ओरिजिन पे एंड द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, एंड वन ऑफ द वर्टेक्स लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए देखते हैं। सबसे
अगर मैं लार्जेस्ट नंबर की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है नेगेटिव, ये है आपकी ओरिजिन। ठीक है, अगर आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी, -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 6 7 8 9 10। ठीक है, पहले देखिए इधर उन्होंने क्या बोला, लेंथ और ब्रेथ कितनी है 8 and 4 यूनिट्स। ठीक है, और उन्होंने बोला एक वर्टेक्स तो लाई करता है किस पर, सेंटर पे। तो एक तो यही हो गया 0,0। फिर वो आपसे क्या कह रहे हैं, लॉन्गर साइड लाई ऑन दी वाई एक्सेस। तो लॉन्गर साइड कितनी होगी, लेंथ मतलब कि 8 सेंटीमीटर, एक यहां पे लाई करेगा वाई एक्सेस पे। ठीक है, अब मुझे कैसे पता वाई एक्सिस, तो देखो बेटा नीचे भी है, ऊपर क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे है तो 0,8। फिर वो कह रहे हैं यहां पर वन ऑफ द वर्टेक्स लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। भाई सीधी सी बात है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो लेंथ उन्होंने दी है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, मतलब कि यहां कहीं, तो ये हो गया 8,4। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट की हेल्प से भी पता चला कि इस वाली एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू कितनी है -4 और y की वैल्यू कितनी है यहां पर 8। और उन्होंने क्या बोला जरा देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। वन वर्टेक्स इज एट दिस ओरिजिन वाला भी हो गया, लॉन्गर साइड लाई ऑन द y एक्सिस वो भी हो गया, वन ऑफ द वर्टेक्स लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट ये भी हो गया। तो ऑब्वियसली देखो इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे और इसको ज्वाइन करोगे तो ये वाला वर्टेक्स आपको अपने आप, ये वाला कोऑर्डिनेट आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये बन गया आपका रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 8 यूनिट्स एंड ब्रेथ है 4 यूनिट्स, जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करता है, लॉन्गर साइड का एक वर्टेक्स वाई एक्सिस पे लाई करता है, और एक वर्टेक्स जो है वो लाई करता है आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। यहां पर थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिख देना, लेट दिस, और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करने थे, वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो आप लिखेंगे वर्टेक्स या वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल आर कौन कौन से, पहला है 0,0, सेकंड है 0,8, थर्ड है -4,0 एंड लास्ट है आपका -4,8। सो दीज आर दी वर्टेक्स या वर्टिसेस ऑफ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, ये नोट कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सार्थक wanted to make a rectangle with coordinates a, c, b, d. Find a plus b का होल स्क्वायर। देखो यहां पर a और b दिया हुआ है। ठीक है, वो आपसे a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पूछ रहे हैं। तो पहले तो आपको इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है, बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी है तो और लंबी हो जाएगी। तो देखो इधर पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, a। पहला कोऑर्डिनेट है a विच इज 4,-5। तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। तो देखो यहां पर इस कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू क्या है 4 +4 और y की वैल्यू क्या है -5। फिर उन्होंने बोला c क्या है 4,4, तो ऊपर लेके जाइए, ये भी 4, ये भी 4, तो ये है कोऑर्डिनेट आपका 4,4। ठीक है, फिर b की बात करें तो x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 4, तो ये रहा कोऑर्डिनेट, तो इसको ज्वाइन कर दिया। फिर आ जाइए d पर। d उन्होंने
फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। अब जरा देखिए इधर, अगर आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, अगर आप देखो ये वाला भी दिया हुआ है, नहीं मैंने ऑलरेडी बना दिया है, इसको ज्वाइन करके इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देते हैं। अगर आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर, और लेंथ इक्वल होती है और ब्रेथ इक्वल होती है। तो अगर आप लेंथ को ज्वाइन करें और ब्रेथ को ज्वाइन करें तो बेटा यहां पर जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वही होगा आपका पॉइंट डी। ऑब्वियसली बेटा अगर आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आपको मिलेगी -6 और y की वैल्यू मिलेगी आपको -5। तो ग्राफ की हेल्प से हम डी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जरा देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई ये वाला जो कोऑर्डिनेट डी है ऑब्वियसली वो किसके इक्वल होगा, इस वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल, विच इज -6, -5। देखो x की वैल्यू इक्वल होती है x के एंड y की वैल्यू इक्वल होती है y के। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस। तो यहां से a की वैल्यू मिल गई -7। b की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। अब जरा देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, a प्लस बी होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। a की वैल्यू है -7, b की वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर, मतलब -10 का होल स्क्वायर मतलब के 100। अगर वो आपसे ये कहते हैं कि आप बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये अलग से बता रहा हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बोलते तो a की वैल्यू है -7, b की वैल्यू है -3, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 3 का स्क्वायर होता है 9, आंसर आता 58, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन बोलेंगे हम वैसा ही कर देंगे। अगर माइनस करने के लिए बोलेंगे तो माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बीच में प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, मल्टीप्लाई आ सकता है, डिवाइड आ सकता है, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। बट अभी तो उन्होंने हमसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हमने फाइंड आउट करके बता दिया है, एंड दैट इज 100। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डी कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं है बेटा, डी कोऑर्डिनेट आपको खुद प्लॉट करके फाइंड आउट करना होगा, इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट इट डाउन। एक बार रीड कीजिए, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर p -2,3 and q -3,5, then find abscissa of p minus abscissa of q। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट चैप्टर तो खैर है ही इजी, तो क्वेश्चंस भी ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। बट ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसिसा वाली बात हो गई है और बच्चे इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि आपसिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, कंफ्यूज जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, आप लिखेंगे आपसिसा ऑफ p। देखो p कोऑर्डिनेट की जो x की वैल्यू है वो है आपसिसा ऑफ p। आपसिसा ऑफ q की अगर मैं बात करूं तो जो x की वैल्यू है वो है आपसिसा ऑफ q। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जरा देखिए, आपसिसा ऑफ p माइनस आपसिसा ऑफ q। हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपसिसा ऑफ p माइनस आपसिसा ऑफ q। आपसिसा ऑफ p कितना है, -2, आपसिसा ऑफ q कितना है, -3। यहां पे कितना आ जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आ जाएगा, 1। सो द आंसर इज 1। सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 एक बार रीड कीजिए। फ्रॉम द फिगर राइट द फॉलोइंग, ठीक है। ये फिगर आपको गिवन है और आपको ये सारी बातें बतानी है, तो साथ के साथ बताते भी रहेंगे भाई। ये देखिए जी सॉल्यूशन, ए की बात करते हैं।
वो कह रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बी कॉमा सी कॉमा ई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के क्या है, बी 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 बी, वेयर इज बी, ये रहा बी। बी के कोऑर्डिनेट बेटा दिए हुए हैं विच इज -5, 2। सी के क्या है, वेयर इज सी, ए बी सी, सी ये रहा, सी इज -2, -3। ठीक है, क्वेश्चन में ही फिगर की बने। एंड ई, और किसके पूछे, ई के, ई ये रहा विच इज 3, -1। बी देखिए जरा, बी, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स दिस। तो इस कोऑर्डिनेट से आप कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो बेटा पॉइंट इज, देखो 0, -2 कौन सा है, 0, -2 ये रहा, तो पॉइंट इज एफ। ठीक है, या ऐसे लिख दो, ऐसे, पॉइंट एफ इज आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 0, -2, ऐसे भी लिख सकते हो। सी पर आते हैं, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट एच। तो द एब्सिसा ऑफ पॉइंट एच इज, पॉइंट एच का भाई एब्सिसा कौन सा है, वेयर इज एच, एच 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 एच। तो एच का जो एक्स की वैल्यू होती है वही तो हमारा एब्सिसा होता है, तो एब्सिसा इज 1। डी पर आ जाइए, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। सो द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। तो पॉइंट डी के ऑर्डिनेट क्या है, इज, वेयर इज डी, डी का ऑर्डिनेट मतलब कि y की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ऑर्डिनेट इज 0। तो ऐसे आपको फिगर गिवन होगी और वहां से आपको पॉइंट की हेल्प से ये सारी बातें पूछेंगे। वहां से ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। तो बेटा ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0। ठीक है, ये नोट कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं। इन दी गिवन फिगर मोहित स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू रीच अगेन एट द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। तो उसने ए से शुरू किया और रनिंग करते 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 दोबारा से कहां पर आ गया, ए पर आ गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बताइए। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा जरा देख लीजिए। डिस्टेंस कवर्ड बाय मोहित, मोहित इज, एक बात बताओ, इसको पॉइंट में ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी या फिर डी ए। ये सारी डिस्टेंस उसने कवर की होंगी। तो पहले चले देखिए ए बी क्या होगा। ए बी कितना है जरा देख लीजिए। देखिए ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 यूनिट्स। फिर निकालते हैं BC। BC कितना है जरा देख लीजिए, यहां से आपको हेल्प मिलेगी। देखो 1 2 3, तो 3 यूनिट्स। फिर CD देखिए, CD इसकी हेल्प आपको मिलेगी यहां से। ये कितना है, -4। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर CD इज 4 यूनिट्स। ठीक है, अब दिक्कत आएगी यहां पर AD में निकालने में, क्योंकि AD एक स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट, ऐसे स्ट्रेट, ऐसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होती तब तो हम हेल्प ले लेते एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से। तो इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना बेटा। ये है 4 यूनिट्स, ये है 3 यूनिट्स। अगर आप सही से देखें तो यहां पर बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब आपको यहां पे लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। ये है परपेंडिकुलर,
ये है बेस और ये है आपकी हाइपोटेन्यूस। तो अब आप लिखोगे सिंस ट्राइंगल AED इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच वहां पर है AD, तो AD का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहां पर है AE, तो AE का स्क्वायर, बेस यहां पर है DE, तो DE का स्क्वायर। तो AD को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। AE देखिए जरा, AE कितने यूनिट है? 4 यूनिट्स, तो 4 का स्क्वायर। DE कितना है जरा गिन लीजिए, 1 2, अरे ये भी 4 यूनिट्स। लेट मी चेक 4 यूनिट्स है, -2 से माइनस, नहीं भाई बीच में लाइन बेस के लिए बनाइए, ध्यान से देखो, ये -2 है, -3 -4 है, ठीक है। तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स है, ठीक है। तो बीच में बेस के लिए बना दी थी मैंने लाइन। तो इधर देखिए जरा, AD का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, दोनों को ऐड करोगे आंसर आ जाएगा 25। 25 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहां पे वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। तो ये हो गया 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। तो अब आप जरा देख सकते हैं यहां पे नीचे लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे, ऊपर नहीं लिखोगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय मोहित इज कितना है? AB कितना है देखो जरा, AB 8 यूनिट्स, BC कितना है? 3 यूनिट्स, CD कितना है? 4 यूनिट्स, AD कितना आया है? AD आया है 5 यूनिट्स। तो सबको ऐड कर दो, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 11 प्लस 4 15, और ये कितना आ जाएगा? 20, तो 20 यूनिट्स। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय मोहित इज 20 यूनिट्स। अगर वो यहां से स्टार्ट करेगा और दोबारा से A पर आएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल दी साइड्स, ठीक है। चलो ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x plus 7, 8 is equal to 5, y plus 7, then find the quadrant in which x, y lies। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं जरा, सॉल्यूशन देखते हैं जरा। देखो ये वाला आपका कोऑर्डिनेट जो है ऑर्डर्ड पेयर, ये इसके इक्वल है। ऐसा तब हो सकता है जब x की वैल्यू x के इक्वल हो एंड y की वैल्यू y के इक्वल हो। ठीक है, इट मींस, तो आप लिखोगे सिंस x plus 7, 8 is equal to 5, y plus 7, देन होगा क्या? x plus 7 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 5 के। ये 7 प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। इसी तरीके से 8 इज इक्वल टू व्हाट? y plus 7। ये 7 प्लस में है, इधर जाकर हो जाएगा माइनस, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो आप देख सकते हो x, y, x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 1। सिंस x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट is positive, therefore -2, 1 lies in, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा भाई? देखो इधर, यहां पर दोनों वैल्यूज कैसी होती हैं? पॉजिटिव। x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव। इस कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 होना है।
ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि यहां पर उन्होंने सर्कल दिया हो, यहां पर रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, ट्रेपीजियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने सर्कल वाला एग्जांपल लिया है। देखिए इधर जरा, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच गिवन इन द ग्राफ। तो ग्राफ ये आपको गिवन है और इसमें सर्कल दिया हुआ है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आप जरा देखिए यहां से, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, यहां से यहां तक भी 5 है, यहां से यहां तक भी 5 है, यहां से यहां तक भी 5 है और यहां से यहां तक भी 5 है। ठीक है, लीक कर गया था वहां का। तो इट मींस सॉल्यूशन देखिए जरा, रेडियस कितनी हो गई इसकी, रेडियस आर जो कि क्या है OA, जो कि क्या है OA विच इज 5 यूनिट्स। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है जी एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 5 × 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 111 550/7। ठीक है, यूनिट स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इतना स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा एरिया। सिंपल सा क्वेश्चन है। हो सकता है यहां पे ट्राइंगल हो सकता है स्क्वायर हो सकता है ट्रेपीजियम हो, तो कोई भी फिगर हो सकती है, उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, तो ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं 3 क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग के और 3 नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके होंगे केस बेस्ड। ठीक है, तो आइए रीड करते हैं। पहले देखिए इसके जो ऑप्शंस हैं वो तो ऑब्वियसली सभी को पता है, लेकिन एक बार रीड भी कर लेते हैं। 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से आपको बताना होता है। ठीक है, असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, आपको देखकर पढ़ना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों गलत हैं या फिर एक सही और दूसरी गलत है। ठीक है, चलिए एक बार ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका रहेगा बोथ असर्शन A एंड रीजन R आर ट्रू एंड रीजन R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन इज बोथ असर्शन A एंड रीजन R ट्रू बट रीजन R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये आपका सेकेंड ऑप्शन रहेगा। सी आपका है असर्शन A इज ट्रू बट रीजन R इज फॉल्स। ठीक है, फोर्थ है आपका असर्शन A इज फॉल्स बट रीजन R इज ट्रू। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आइए देखते हैं, रीड करते हैं दोनों और देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फर्स्ट रीड कीजिए असर्शन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2। एब्सिसा का मतलब है x की वैल्यू एंड विच लाइज ऑन x एक्सिस। देखिए x एक्सिस पर यहां कहीं होगा 2, यहां पर y की वैल्यू क्या है 0। x एक्सिस विल बी 2,0। तो ऑब्वियसली जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल सही है कि अगर एब्सिसा की वैल्यू 2 है और वो x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,0। आ जाइए रीजन पे। वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट फॉर अ पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। ऑब्वियसली जो x एक्सिस होती है उस पे y की वैल्यू 0 होती है और जो y एक्सिस होती है उस पे x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो रीजन है वो भी करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन ए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑब्वियसली इस एक्सप्लेनेशन की वजह से ही तो y की वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब रीजन इज ट्रू। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। असर्शन रीड कीजिए, द पॉइंट -a,0 लाइज ऑन y एक्सिस एंड 0,b ऑन x एक्सिस। अच्छा जी, पहले y एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये y एक्सिस। अच्छा एक बात बताइए, y एक्सिस पे
x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वो कह रहे हैं पॉइंट दिस लाइज ऑन y एक्सिस, कोई बात नहीं, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन y एक्सिस पे x की वैल्यू विल ऑलवेज बी 0। इसका मतलब ये वाला जो एसेशन है वो है फॉल्स। तो एसेशन तो हो गया फॉल्स, ठीक है। रीजन देखिए, वो कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। चलो भाई ये रही x एक्सिस, चलो बना लेते हैं, यहां बनाते हैं इसके ऊपर। ये है x एक्सिस, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है -1, -2, -3, -4। अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट 3 x एक्सिस से कितनी दूर है, अरे भाई साहब ये तो x एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसका मतलब पॉइंट 3 की जो डिस्टेंस है x एक्सिस से वो 0 है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये पॉइंट 3 y एक्सिस से कितनी दूर है, तब आप बोलोगे 3 यूनिट्स, ठीक है। तो इस पॉइंट 3 की डिस्टेंस x एक्सिस से 0 ही होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट 4, ये y एक्सिस पे है, इस पॉइंट 4 की डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी होगी, भाई ये खुद y एक्सिस पे, तो y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 0। अगर मैं आपसे ये पूछता कि आप इस 4.4 की वैल्यू x एक्सिस से बताइए कितनी दूर है, तब आप बोलते 4 यूनिट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब रीजन इज करेक्ट, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो x एक्सिस से 0 डिस्टेंस पर होगा, और अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो वो y एक्सिस से 0 डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन डी, assertion is false but reason is true, so option D is correct, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अपना 17th क्वेश्चन, एक बार रीड कीजिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट 3,2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऑब्वियसली दोनों ही, आप जरा देखिए, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, इसलिए बस एक ही क्वाड्रेंट में बना रहा हूं। वो कह रहे हैं कि 3,2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कहां लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब assertion इज करेक्ट। आते हैं रीजन पे, जरा ध्यान से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन कोऑर्डिनेट्स 3,2, 3 and 2 आर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा बिल्कुल सही, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, पहले लिखा हुआ है 3 और 3 का मतलब है x की वैल्यू, फिर लिखा हुआ है 2 जो कि क्या है, y की वैल्यू। वो क्या कह रहे हैं, 3 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। देखिए पहले x एक्सिस लिखा हुआ है, बाद में y एक्सिस लिखा हुआ है। क्या 3.3 x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? अरे नहीं, वो तो खुद लाई कर रहा है किस पे, x एक्सिस पे। फिर वो कह रहे हैं 2 आर दी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम y एक्सिस। क्या जो 2 है वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? अरे नहीं भाई, वो तो खुद y एक्सिस पर है। इसका मतलब यह है कि अगर ये ऑर्डर ऐसा होता है 2 and 3, तो जो 2 है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है x एक्सिस से, और जो पॉइंट 3 है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से, तब ये स्टेटमेंट सही होती। इसका मतलब रीजन R इज फॉल्स, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन 3 जो है आपका, C जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। दैट assertion A इज ट्रू बट रीजन R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A, ठीक है। पहले मैं रीड भी कर लेता हूं भाई क्या लिखा हुआ है। C ऑप्शन में है आपका assertion A is true but reason R is false, so C is the correct option, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही है बट गलत है। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो है वो आपके केस बेस्ड रहेंगे,
प्लीज नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन। In Jan 2020, Australia witnessed the worst ever wildfire. According to the various reports, about 50 crores animals and birds were died or were seriously damaged. Thousands of people left their homes and the property of millions of dollars was damaged. If the forest is divided into 4 quadrants and animals have been placed at different places as shown in figure. तो देख सकते हैं आप फिगर, मैंने इस फिगर को यहां पर रफली बना भी दिया है, ठीक है। अब देखिए 2020 में जब कोरोना चल रहा था तो आपने वीडियोस में देखा भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई है वाइल्ड फायर में, और उसमें बहुत सारे एनिमल्स की डेथ भी हो गई थी, अबाउट 50 करोड़, और कई सारे लोगों ने अपने जो वहाँ के एरिया के लोग थे उन्होंने अपने घर वगैरह छोड़कर वहाँ से चले गए थे, प्रॉपर्टी की भी बहुत डैमेज हुई थी। तो खैर अब जो हो गया सो हो गया, आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। उस चीज को उन्होंने आपके केस बेस्ड बना दिया है, तो उस ग्राफ को मैंने रफली यहां पे ड्रॉ कर लिया। ये है आपका चीता, ये है हॉर्स, ये है लायन, ये है ऑस्ट्रिच, ये है जिराफ और ये है वॉल। उन्होंने क्या किया, उस वाइल्ड को, उस जंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। अब उन्होंने ये कुछ क्वेश्चंस पूछे, इनके आंसर्स हमें देने। वो कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स आर कोलिनियर ऑन द ग्राफ, ग्राफ के अकॉर्डिंग कोलिनियर होने चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, हॉर्स एंड लायन, हॉर्स एंड लायन, हॉर्स यहां पर है, लायन यहां पर है। तो देखिए लाइन जो है वो बैंडेड जा रही है, ऐसे बैंडेड, ठीक है। तो ये कोलिनियर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट पैरेलल नहीं है, समझ में आ रही बात, ये नहीं, ऐसे बैंडेड जा रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए जिराफ एंड ऑस्ट्रिच, जिराफ ये रहा, ऑस्ट्रिच ये रहा, ये भी बैंडेड लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है। इसके बाद लायन एंड जिराफ, देखिए लायन एंड जिराफ, लायन ये रहा एंड जिराफ ये रहा, ये भी बैंडेड जा रही है। तो लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं आ रही, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो। ये देखिए चीता एंड ऑस्ट्रिच, ये देखिए चीता एंड ऑस्ट्रिच, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आ जाइए सेकंड पार्ट पे। इफ ऑस्ट्रिच ट्रेवल्स 11 यूनिट्स डिस्टेंस टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ही विल मीट, किससे मीट करेगा अगर वो 11 यूनिट्स मूव करता। देखिए ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है 11 यूनिट्स, ठीक है। कौन मूव कर रहा है, ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच ये रहा, ये यहां पर है अभी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जब 11 मूव करेगा तो बेटा किससे मिलेगा, चीता से मीट करेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। यहां पर आ जाइए, इफ जिराफ मूव्स इन 6 यूनिट्स, मूव्स इन 6 यूनिट्स, देखते हैं भाई इन दिया हुआ है, हाँ जी, मूव्स इन 6 यूनिट्स टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। तो इस बार कौन, जिराफ मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है कितने यूनिट्स, 6 यूनिट्स। तो अगर अभी मैं बात करूं तो ये -5 पर है, 6 यूनिट्स मूव करेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये यहां कहीं पहुंच जाएगा। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो किससे मीट करेगा। अगर ये 6 यूनिट्स मूव करेगा तो ये ऑस्ट्रिच से मीट करेगा, किससे मीट करेगा, ऑस्ट्रिच से, ठीक है। अच्छा कौन से क्वाड्रेंट पूछा है, सॉरी ऑस्ट्रिच से नहीं, तो वो तो 12 पे पहुंचेगा, 11 पे, 6 यूनिट्स बोला है ना उन्होंने, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो देखो अभी इस क्वाड्रेंट में, बाद में इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट को मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, ऑप्शन में पूरा लिखा हुआ है। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये जिराफ किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब आ जाइए इस पर डी, वो कह रहे फाइंड द एब्सिसा ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वॉल्व, वॉल्व का एब्सिसा बताइए। तो एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे यहां पे कितनी वैल्यू है, -6, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस रीड करने हैं, जो पिक्चर दी हुई है उसको ऑब्जर्व करना है और अपना करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना 19th क्वेश्चन।
आइए देखते हैं अपना 19th क्वेश्चन जो अगेन केस बेस्ड है। अ सोसाइटी लोकेटेड इन जयपुर डज नॉट हैव एनी पार्क फॉर द रेजिडेंसेस, सो द कमिटी ऑफ द सोसाइटी डिसाइड्स टू कंस्ट्रक्ट 2 डिफरेंट पार्क्स फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं और यहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपको ऐसे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो देखिए केस बेस्ड जरूरी नहीं एमसीक्यूज ही हैं, ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपको सॉल्यूशन लिखना होगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है उन्होंने, वो बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क PQR। PQR इसका आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा देखिए, एरिया ऑफ PQR। अगर मैं PQR की बात करूं तो एक ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। आ जाइए, हाफ बेस कितना है जरा देखिए, 1 से लेकर 4 तक, तो ये कितने यूनिट हो गया, यहां से यहां तक 1 2 3, तो 3 यूनिट्स। हाइट कितनी हो देखिए, 1 से लेकर 4 तक, अगेन कितनी है, 3 यूनिट्स। तो 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस पार्क, ठीक है। अब आ जाइए नीचे सेकंड पे, वो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ AC। तो AC की क्या होगी लेंथ, जरा ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक अगर आप देखें तो ये है 3 से लेकर 6 तक, तो ये हो गया 3। यहां पर देखें अगर आप 4 से लेकर 7 तक, अगेन 3, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए जरा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा जरा देखिए, AC का स्क्वायर, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की जगह पर वहां पर क्या है, AC, परपेंडिकुलर की जगह पर यहां पर क्या है, AD, और बेस की जगह पर यहां पर क्या है, DC, ठीक है। AC का स्क्वायर, AD कितना है, AD है 3, तो 3 का स्क्वायर, DC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है, तो क्या मैं इसको 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 2 टाइम्स है। अच्छा, इस स्क्वायर को जब आप इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। अब अगर आप सही से देखें तो 3 के ऊपर तो स्क्वायर, तो इसका तो स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन √2 जो है उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आ गई AC। इसके बाद वो आपसे क्या करें, इफ द ग्राफ इज स्केल्ड 10 टाइम्स, एग्जांपल द वन स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज 10 यूनिट्स, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क कंस्ट्रक्टेड फॉर एडल्ट्स, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे एक बार और, इफ द ग्राफ इज स्केल्ड 10 टाइम्स, अगर ग्राफ को क्या कर दिया जाए, 10 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, ठीक है, द वन स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज 10 यूनिट्स, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। देखिए अभी कितने यूनिट का ये स्क्वायर है, 3 यूनिट्स का, ठीक है। तो आप लिखेंगे if graph is scaled 10 times, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगी 10 इंटू 3, मतलब के 30 यूनिट। अब वो आगे क्या कह रहे हैं जरा रीड कीजिए, वो कह रहे हैं इफ द स्मॉलेस्ट यूनिट फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क्स कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो अगर साइड कितनी आ गई 30, तो एरिया ऑफ पार्क कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्क कंस्ट्रक्टेड फॉर एडल्ट्स, एडल्ट्स के लिए जो कंस्ट्रक्ट किया गया। देखो एरिया ऑब्वियसली ये किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, राइट। साइड कितनी है जरा देखिए 30, तो 30 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 900 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो दिस इज द एरिया ऑफ द पार्क फॉर एडल्ट्स। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो।
Sumit, while playing in the street with his 3 more friends, thought of location them in different quadrants of a Cartesian plane and curious to know their location by constructing them in words. तो उनकी लोकेशन को उन्होंने क्या किया है, वर्ड्स में कंस्ट्रक्ट कर दिया है. एक रफली मैंने ग्राफ भी बना दिया जैसा कि आपको फिगर में शो किया गया है. आइए रीड करते हैं और देखते हैं इनकी पोजीशन. तो सबसे पहले बात सुमित की करते हैं. सुमित सेड आई एम लोकेटेड इन द क्वाड्रेंट whose abscissa मतलब के x की वैल्यू is always greater than its ordinate. मतलब x की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और y की वैल्यू हमेशा छोटी होगी. ऐसा तब हो सकता है जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की वैल्यू नेगेटिव. तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, ऐसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में. इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है. सेकंड देखते हैं. राजू सेड आई एम लोकेटेड इन द क्वाड्रेंट हुज एब्सिसा इज ऑलवेज लेस देन इट्स ऑर्डिनेट. अब उल्टा है, वो क्या कह रहे हैं, इसका एब्सिसा जो है वो ऑलवेज लेस देन इट्स ऑर्डिनेट. इसका मतलब x की वैल्यू होगी नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव. तो x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, ऐसा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में. इसीलिए b इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सी देखते हैं. दीप्ति सेड माई बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट नीड वैल्यू विच इज लेस देन 0. लेस देन 0 का मतलब यह है कि x और y दोनों क्या होंगे, नेगेटिव. और दोनों ही नेगेटिव होते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में. इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है. लास्ट देखते हैं. राम्या सेड आई एम पॉजिटिव पर्सन सो माई बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव. बोथ किस में पॉजिटिव होते हैं भाई साहब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है. तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आई होप कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. अगर आपने अच्छे से चैप्टर किया हुआ है तो बाकी 2 वीडियोस की ऑलरेडी अपलोडेड है और मैं आपको बता दूं 4th चैप्टर की वीडियो भी स्टार्ट हो चुकी है. बाकी अगर ये सब कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. बेल आइकन को ऑन रखिए क्योंकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी और आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम्स के लिए. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.